गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 3 अतीत में दबे पांव, ये पाठ का नाम है, ये शीर्षक है और इसके लेखक हैं ओम थानवी। उसके प्रश्न उत्तर आज समझा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको उसके पाठ के जो शब्दों के अर्थ, पाठ का सार और 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर ये समझा दिए हैं। आज पाठ में जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं उसी का प्रश्न नंबर 5 मैं वहाँ से आपको समझा रही हूँ। तो आप जो है सभी बच्चे अपने बुक को खोल के बैठो और उसमें से प्रश्न नंबर जो 5 दिया गया है वो है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अणछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। यानी इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। ये है कि 1922 में राखाल दास बनर्जी यहाँ एक स्तूप की खोज में आए थे, लेकिन खुदाई में उन्हें यहाँ एक समृद्ध सभ्यता प्राप्त हुई। यह सभ्यता विश्व के जो पुरातत्ववेदी हैं उनकी दृष्टि में संसार की सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो टूटे फूटे यानी खंडहर प्राप्त हुए हैं उनसे सिद्ध होता है कि यहाँ पर कभी एक सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान इंसान जो है वो निवास करते थे। आज से 5000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कितने समृद्धशाली एवं कलापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कहते हैं ना भी 5000 साल पहले भी लोग जो हैं इतनी अच्छी तरह से जीवन बिताते थे। इन खंडहरों से हमारे मन में यही भाव पैदा होते हैं, जागते हैं। साथ ही हमें अपने पर गर्व भी होता है कि कैसे गत कई शताब्दियों तक गुलाम रहने वाले हम सदैव ही इतने दरिद्र और कमज़ोर नहीं थे। हमेशा से इतने कमज़ोर नहीं हैं, चाहे हम गुलाम भी रहे हैं, लेकिन इतने कमज़ोर नहीं हैं। जब उस सभ्यता के खंडहरों को देखा, उनसे मिलने वाली चीज़ों को देखा, तब हमें पता चला कि हम इतने कमज़ोर शुरू से नहीं हैं, या हमारे जो पूर्वज थे वो कैसा जीवन जीते थे। हमारे पूर्वज उस सभ्यता के प्रतिनिधि थे जो संसार में अपना विशेष स्थान रखती है। आज हमारा मन दुखी भी होता है कि वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्हें हमारे पूर्वजों को शहरों को छोड़ पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यदि इस सभ्यता की निरंतरता बनी रहती, यानी यह सभ्यता लगातार रहती, तो हम आज कितना समृद्ध जीवन जी रहे होते और सारा विश्व हमें सम्मान की दृष्टि से देखता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने हर भारतीय के मन में आत्मगौरव का भाव पैदा कर दिया है। यानी उनके मन में उनको बड़ा गर्व होता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे। अब इसका जो प्रश्न नंबर 6 आता है, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है, किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो, तो उसका वर्णन कीजिए। क्या होता है कि कई बार ऐसे पाठ हम पढ़ते हैं, ऐसे चित्र देखते हैं, तो हमें ये लगने लगता है कि हम वहाँ उसी स्थान पर पहुँच गए हैं। अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ रहे हैं ना, कि वहाँ पर जो है सड़कें बड़ी लंबी चौड़ी होती थी, सड़कों के दोनों ओर घर बने हुए हैं, लेकिन घरों के जो दरवाजे हैं वो सड़क की साइड में नहीं खुलते, दूसरी साइड खुलते, तो हमें ऐसा नहीं लगने लगता, अभी दिखाई दे रहा है हाँ अरे ये इतनी लंबी चौड़ी सड़क बनी हुई है, इसमें घर बने हुए हैं लेकिन उधर दरवाजे नहीं हैं, तो हमारे सामने जो है वो ऐसा लगने लगता है कि हमें वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम दिमाग में वैसा सोचते हैं। तो जैसा सोचते हैं तो हमें वो ऐसे दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम जब ये पढ़ रहे हैं ना पाठ, तब भी हमें ऐसा ही लग रहा है। कहते कि मोहनजोदड़ो ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता का एक सुनियोजित यानी योजना के अनुसार बनाया गया
और समृद्धिशाली नगर है। लेखक थानवी ने इसका चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करके हमारे मानस पटल पर इसे सजीव कर दिया है, यानी ऐसे बताया है कि हमारे मन के अंदर वैसा ही चित्र प्रस्तुत हो रहा है, चित्र बन रहा है कि हम जैसे नगर को देख रहे हैं। मैं भी एक खंडर का वर्णन करके उस मध्यकालीन ऐतिहासिक स्थल को आपके मानस में जीवंत रूप प्रदान करना चाहता हूँ। आगरा से 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित फतेहपुर सीकरी अकबर महान की द्वितीय राजधानी रहा है। तो मतलब अब ये इसमें कहा गया है कि आपको भी एक ऐसा किसी बात का वर्णन करना है, किसी महल का, किसी जगह का, किसी नगर का, किसी भी शहर का आपको वर्णन करना है और इस तरह से बताना है भी वहाँ आपने जो कुछ भी देखा, आप गए हो, मान लो आप जयपुर में गए हो तो जयपुर में जाकर के आपने कोई ऐसी इमारत देखी, फिर आपने उसका जो है वर्णन करना है, तो आप वर्णन इस तरह से करोगे कि लोग सुनने वाले या जो लोग पढ़ने वाले वो लिखोगे तो जो पढ़ने वाला है उसके सामने उसका चित्र प्रस्तुत हो जाए। तो ये इस तरह से आपको बताना है। तो आप जो है ये कोई भी वर्णन कर सकते हो किसी भी जगह का, यदि आप गए हो वहाँ आपने देखा है तो उसके बारे में आप बता सकते हो, लिख सकते हो और पूरा विस्तार से आपको लिखना है। अब जैसे आप कहते हैं ना भी फतेहपुर सीकरी का बताना है आपको, ठीक है, आगरा से 35 किलोमीटर दूर है, उसमें बताना है तो उसमें क्या क्या फिर सारा बना हुआ है वो पूरा आपको बताना पड़ेगा, तब जो है वो एक ऐसा लगेगा कि वो चित्रात्मक वर्णन कहते हैं उसे। तो ये बच्चों आप जो है स्वयं ही लिख के देखोगे और करोगे। फिर इसका प्रश्न नंबर 7 आता है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी, मतलब जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ऐसे पानी की निकासी मतलब पानी को निकालने के लिए जो नालियाँ बनाई गई हैं। इस व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है। हम जो पढ़ रहे हैं ना इस पाठ को पढ़ने वाले होते हैं पाठक, उनसे ये प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। ये प्रश्न लेखक पूछ रहा है पढ़ने वालों से। तो आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में है, भी आप लेखक किस बात से सहमत हैं या असहमत हैं, यानी सहमत नहीं हैं, तो आप अपना तर्क दें। अब कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे सिद्ध करते हैं कि ये एक जल संस्कृति थी। वहाँ एक बहुत बड़ा कुंड मिला है, ठीक है, जिसके चारों ओर पक्की ईंटों की दीवार है और तल में पक्की ईंटों से फर्श बना हुआ है, किनारों पर स्नानागार बने हुए हैं, उसमें नीचे उतरने के लिए चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, जिसमें स्नान करने वाले उन सीढ़ियों से नीचे उतर करके जल में स्नान करके और वापस आ जाते थे, ठीक है। कुंड में भरने के लिए जल की व्यवस्था है और बहुत से कुएं वहाँ पर मिले हैं, उन कुओं का जल जो है कुंड में जाता था और उस नगर में 700 कुओं का निर्माण किया गया है। तो खुदाई में प्राप्त अवशेषों से प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो है पानी की कमी नहीं थी। अब घरों में से भी जल जो है नालियों के द्वारा बाहर निकाला जाता था, इसी तरह से गंदा पानी भी जो है नालियों से बाहर जाता था, नालियाँ ढकी हुई होती थी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये एक जल संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं थी, बारिश भी होती थी तो भी पानी बहुत इकट्ठा हो जाता था, तो इसलिए इसे जल संस्कृति कहा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये इसके प्रश्न। अब एक प्रश्न है 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ये धारणा बनाई गई है। अब कई बार तो हमें जो है ना कुछ लिखित में मिल जाता है भी उस समय में ऐसा होता था, रामायण महाभारत भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो लिखा हुआ हमें मिल रहा है भी ऐसा था, लेकिन इसका कोई लिखित नहीं मिला है। सिर्फ जो वहाँ खुदाई में खंडहर प्राप्त हुए हैं उन्हें देखकर ये धारणा बनाई गई है और जो मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा व्यक्त हुई है। क्या आपके मन में इससे कुछ अलग भी धारणा बन सकती है? मतलब लेखक के मन में उन खंडहरों को देख करके ये धारणा बनी थी, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था भी वहाँ पर कैसे कैसे शहर थे, ठीक है, भी वहाँ पर नगर योजना जो है सुयोजित थी, योजना के अनुसार जो नगरों का निर्माण किया गया था, वहाँ बड़ा सा कुंड बनाया गया था,
चौड़ी सड़कें थी, लंबी सड़कें थी, सड़कों के दोनों ओर मकान थे, हैं, और छोटी छोटी दुकानें थी जो कतार में बनी हुई थी। दुकानें एक ही साइज की थी। घरों के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वो सड़क के दूसरी साइड में जो सड़क थी उस पर खुलते थे, मेन रोड पे नहीं खुलते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो लेखक ने ऐसा लगाया कि ये सभ्यता जो थी बहुत अच्छी सभ्यता थी, बड़ी समृद्ध सभ्यता थी, इसके अलावा आप इसमें कुछ और कर सकते हैं क्या? तो ये जो है लेखक पूछ रहे हैं। तो बच्चों ये आप अब अपनी कल्पना के आधार पर बताओ कि ये जब खंडहर आप देखोगे तो इनको जो है आप कैसी सभ्यता बताओगे। तो ये आपको जो है अपनी दिमाग से सोच करके, अपनी कल्पना से इसको आपको जो है बताना है। तो ये वो प्रश्न है। तो ये आप देखोगे भी कैसे करना है कैसे नहीं। एक बार उसको लिख के देखना भी ऐसी ऐसी सभ्यता थी, तो आप कैसे बनाओगे। मान लो आपको खंडहर देख रहे हो, कुछ पास में ही कहीं देखा हो आपने कोई खंडहर सा, तो उस मकान को देख के आप अंदाज़ा लगाओ भी यहाँ रहने वाले लोग जो है वो कैसे थे। तो इस तरह से आपको जो है ये लिखना है। तो बच्चों ये जो पाठ के पीछे प्रश्न दिए गए थे इनके उत्तर मैंने समझा दिए हैं। इसके अलावा जो है कुछ अन्य बोधपरक प्रश्न भी हैं इसके, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।